हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, मज़े में हो? ठीक है। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? डी ब्लॉक पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक के 2 लेक्चर अपने हो चुके थे। 2 लेक्चर में से एक लेक्चर में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, और दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने? दूसरे लेक्चर में अपन ने साइज पढ़ा था। ठीक है, समझो बेटा। आज लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी आवाज़ क्या हो गई थी बेटा? थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो गई थी, तो उसको बेटा मैनेज कर लेना, है ना? आवाज़ को मैनेज कर लेना। आगे से अपना ट्राई लेगा कि आवाज़ को क्या करें बेटा, बिल्कुल मैनेज करके डालें। समझ में? आज अपन को जो टॉपिक पढ़ना है वो लेक्चर नंबर 3 है इसका, डी ब्लॉक का। और सबसे पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। समझना, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ तो अपन बोलते हैं कि केसेस अपन बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई सी भी आइसोलेटेड केसेस एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है? आईई कहलाता है। मैं डेफिनेशन के पास नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से मेरा कोई मतलब है भी नहीं यहाँ पर। डेफिनेशन जो पढ़ते हैं 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? 11th क्लास में। कहाँ पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। आप समझिए कि आईई होता क्या है। मान लो मेरे पास कोई मेटल है, आई की डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास क्या है? कोई मेटल है। वो मेटल को मेटल से मैंने क्या किया? उस मेटल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया। इस एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करके मैंने क्या बना लिया? एक प्लस बनाया। इस प्रोसेस में जो मेरे को एनर्जी देनी पड़ी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं आईई। क्या कहते हैं? आईई। सीधी सीधी बात है। अब आईई के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कॉपर है, क्या है? कॉपर है। और क्या है? Zn है। कॉपर है और Zn है। 1 मिनट रुकना बच्चों। मेरे पास क्या है? कॉपर है और Zn है। अब अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूँ बेटा, किसकी? Ip1 इसकी बात कर रहा हूँ, Ip1। ठीक है। और मेरे पास वापस कॉपर है और Zn है। और इसी कंडीशन में बात करता हूँ Ie2 की। Ie1 और Ie2 का मतलब क्या है? Ie1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। Ie2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पहले मैं निकाल चुका हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना। समझो, समझो। उसको समझने के लिए अपन क्या करते थे? क्या लिखते? मान लो कोई मेटल है, मेटल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और M प्लस बनाया। इसको क्या बोलेंगे? Ip1। और इस मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने क्या बना दिया? M+2 बना दिया। इसको क्या बोलेंगे? Ip2। ठीक है, मतलब पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, उसमें पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। आई बात समझ में आई बात? तो देखो इसमें कुछ नहीं लिखना। इसका मतलब अगर मैं Zn और Cu की बात करूँ तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d10 4s1, और इसका होता है 3d10 4s2, 3d10 4s2। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसमें है। देखो स्टेबल मतलब थोड़ा सा स्टेबल, कि यहाँ पर एस फुल फिल्ड है। एस फुल फिल्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को किस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? स्टेबल वाले में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और स्टेबल वाले में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो Zn की क्या होगी? Ip फर्स्ट ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही Ie2 की बात आता हूँ, Ie2 की मतलब मेरे को बनाना क्या है? मेरे पास ये पड़े हैं, मेरे पास ये पड़े हैं, और इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। और एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब ये तो क्या है? 3d10 4s0, और ये क्या हो गया बेटा? 3d10 4s1। अब देखो ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? स्टेबल ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एस में एक इलेक्ट्रॉन है, जो आसानी से ये आराम से दे देगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बेटा? Cu+1 की ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? इसको उतारो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। उतारो फटाफट उतारो। उतारा होगा। एक और बात समझ लो, Ip1 की बात करता हूँ तो यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये थोड़ा सा स्टेबल है, इतना नहीं लेकिन फिर भी स्टेबल है। स्टेबल है तो इसकी ज़्यादा होगी, और इस कंडीशन में क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ। Ie2 की पूछ रहा हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इसकी होगी। क्वेश्चन लिखो।
विच स्लाइड पे लिखते हैं लिखो विच मेटल IE3 is maximum, which metal IE3 is maximum। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और तो 4 ऑप्शन में बताना है किसकी I3 मैक्सिमम हो। पहला है मान लो आयरन, दूसरा है Mn, तीसरा है I3 की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, I3 की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। देखो बेटा, करो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 2 मिनट देता हूँ। वीडियो को बिना पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अच्छा, अब ये I3 का मतलब क्या है? I3 का मतलब है मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, मेरे को तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Fe+2 बोल रहा होगा ये, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Mn+2 बोल रहा होगा, और इसका मतलब इसको लिखता हूँ E+2 और कोबाल्ट+2, ऐसा बोल सकता हूँ। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन में लिख लेता हूँ। अगर मैं इसका लिखता हूँ तो 3d6 और 4s0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 3d6 4s0 इसलिए आता है क्योंकि 3d इसका कितना होता है बेटा, आयरन का होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2 होता है, वो मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, तो अब मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, तो 3d6 ये होगा 4s0, ये क्या होगा बेटा 3d5 4s0, ये होगा 3d3 4s0, और ये होगा 3d7 4s0। मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहे हैं, देखो मेरे को सारे ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहे हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत समझो। अब मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। I3 का मतलब है मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इधर देखो कोई स्टेबल दिख रहा है क्या? जो स्टेबल दिख रहा है उसी में एनर्जी मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसमें देखो कोई स्टेबल है, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, मेरे को एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर D5 है, और D5 होगा तो D क्या होता है बेटा 5 हाफ फील्ड होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड। और ये हाफ फील्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा लगेगी किसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फील्ड क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने के बाद जब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? सेकेंड। उतारो बेटा, उतारो क्वेश्चन उतारो। चलो एक चीज और, वही क्वेश्चन SCY LASE, ये पता है तुम्हें 3D है। चलो अब इसका SCY LA का देखते हैं। ये 3D है, ये 4D है, और ये क्या है 5D। ठीक है, यहाँ पर टाइटेनियम आएगा या जिरकोनियम आएगा, यहाँ पर हाफनियम आएगा। बात समझो। वही ये कौन सा होगा बेटा, प्री होगा, और ये कौन सा होगा बेटा, पोस्ट होगा। ये प्री होगा और ये पोस्ट होगा। अब मैं इसमें साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद IE की बात कर रहा हूँ। देखो IE क्या होता है, IE इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। जितना साइज बढ़ता है उतना ही क्या होता है बेटा, बोलो बेटा, जितना साइज बढ़ता है उतना ही IE क्या होता है, घटता है। तो इधर के केस में, इधर वाले केस में अगर मैं देखूँ, इधर वाले केस में मैं देखूँ, इधर वाले केस में साइज धीरे धीरे क्या है, रेगुलरली बढ़ रहा है। और साइज रेगुलरली बढ़ रहा है तो IE क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो IE घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, LA की सबसे कम, फिर क्वेश्चन की और स्केंडम की सबसे ज़्यादा। तो साइज से मैंने आंसर दिया, किससे आंसर दिया बेटा, साइज से आंसर दिया। फ्री में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, पोस्ट में।
जैसे ही बेटा मैं पोस्ट में जाऊंगा, जैसे ही मैं पोस्ट में जाऊंगा, टाइटेनियम का ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर है तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद किसका होगा आएगा, हाफनियम का आएगा, उसके बाद किसका आएगा, जिरकोनियम का आएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा 3D का है, फिर 3D के बाद किसका है 5D का, और किसका है फिर 4D का। ये बात सही है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं, बताओ भाई ये बात सही है कि नहीं, बोलो 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 बोलो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा, सबसे कम होना चाहिए था 5D का, लेकिन 5D का क्या हो जाता है बेटा, ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर क्या लग रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। उतारो इसको। चलो बेटा आगे चलते हैं। अगला टॉपिक डालो बेटा एलॉय प्रॉपर्टी। अगला टॉपिक डालो एलॉय प्रॉपर्टी। एलॉय प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं कोई भी 2 या 3 क्या बना रहा हूँ बेटा, क्या बना रहा हूँ, 2 या 3 क्या मिला रहा हूँ बेटा, 2 या 3 मेटल मिला रहा हूँ, तो बोल सकता हूँ मैं इसको, बोल सकता हूँ मिक्सचर ऑफ मेटल। क्या बोल सकता हूँ, मिक्सचर ऑफ मेटल। जब मैं मेटल को आपस में मिलाता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल। सबसे पहली बढ़िया, और बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये है, मिक्सचर ऑफ क्या होता है बेटा, मेटल होता है। एलॉय मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। मतलब जो डीप लोग वाले होते हैं वो फटाफट क्या होते हैं, आपस में दूसरे मेटल को जोड़ के नया क्या बना लेते हैं, एक प्रॉपर्टीज या एक तरीके से मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल। अब देखो डीप लोग रेडिली फॉर्म क्या होता है, एलॉय। डीप लोग रेडिली फॉर्म एलॉय, बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के लिए। डीप लोग रेडिली फॉर्म एलॉय, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ऑलमोस्ट सेम साइज। अगर मैं डीप लोग के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करूँ ना, तो कंपेयर करूँ तो साइज डिफरेंस जो होगा ना बेटा वो लेस देन 15% होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ 2 एलिमेंट दे दिए मैंने और 2 एलिमेंट के साइज डिफरेंस पूछ रहा हूँ, डीप लोग की बात कर रहा हूँ बस, तो डीप लोग में साइज डिफरेंस क्या आएगा बेटा, लेस देन 15% आएगा। और लेस देन 15% का मतलब क्या है, लगभग साइज सबके सेम है, और ऑलमोस्ट सेम साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, एलॉय प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एलॉय प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसको लिखो बेटा, फटाफट लिखो। चले आगे, लिखा होगा। अब देखना, कुछ एलॉयज मैंने पहले से ही लिख के रख रखे हैं आपके लिए, और ये इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो बोर्ड होता है, बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, जेई में आ सकते हैं, सब में आ सकते हैं। देखो पहले एलॉय प्रॉपर्टी, एलॉय प्रॉपर्टी समझना, ये एलॉय प्रॉपर्टी चल रही है। एलॉय प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एलॉय प्रॉपर्टी मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल। मेटल को 2 चार्ज, मान लो ये मैंने कोई मान लो एक मटेरियल बनाई है, बॉक्स बनाया किसी मेटल का। इस मेटल में मान लो 3 मेटल है, M1 प्लस M2 प्लस M3। मैंने 3 मेटल मिला के ये बॉक्स बनाया, ये क्या है, एलॉय है। क्या है, एलॉय। इसको समझो ऐसे, है ना, 3 मिक्सचर बना के 3 मेटल मिला के एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे बेटा, एलॉय बोलेंगे। और ये काम सिर्फ ओनली क्या कौन कर सकते हैं, ओनली कौन कर सकते हैं बेटा, डीप लोग वाले कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, ओनली डीप लोग वाले कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि साइज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है बेटा, लेस देन 15% होता है। साइज डिफरेंस कितना होता है, लेस देन 15% होता है। चलो आगे आगे देखते हैं क्या है। अगर मैं ब्रास की बात करता हूँ,
किसकी बात करता हूँ? ब्रास। तो ब्रास एक एलॉय होता है। ब्रास क्या होता है? एक एलॉय होता है। अब एलॉय होने का मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, भैया ब्रास में जितने भी मेटल होंगे डी ब्लॉक के होंगे, पहली बात तो, और जो उनका साइज डिफरेंस होगा वो लेस देन 15% होगा, पक्की बात है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट होगा, जो साइज होना चाहिए लेस देन कितना होना चाहिए बेटा? 15% होना चाहिए। तो ब्रास में जैसे ही मैं देखता हूँ एक तो कॉपर मिलता है और एक जिंक मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर देखने को मिलता है और एक जिंक देखने को मिलता है। अगर ब्रोंज की बात करूँ तो फिर ब्रोंज क्या है बेटा? ब्रोंज भी एलॉय है, और एलॉय के लिए शर्त क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए, और प्रॉपर्टीज जो रेडियस होता है उसके डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस देन 15% होना चाहिए। तो ब्रोंज देखता हूँ तो ब्रोंज में एक में कॉपर होता है और एक में टिन होता है, कॉपर होता है और एक टिन होता है। अगर जर्मेनियम सिल्वर की बात करूँ, बेटा नाम इसका बहुत खतरनाक है, इधर देखो, नाम इसका बहुत खतरनाक है सिल्वर, नाम बहुत खतरनाक है सिल्वर। लेकिन बेटा बच्चे क्या देखते हैं, जैसे नीट में क्वेश्चन आ गया जर्मेनियम सिल्वर में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सिल्वर वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं सबसे पहले। जिस ऑप्शन में सिल्वर होगा ना बेटा वो आंसर होगा, ऐसा ढूंढते बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। जर्मेनियम सिल्वर सिर्फ इसका नाम है, इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कॉपर, जिंक और निकल। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कॉपर, जिंक और निकल। अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करूं, आप सुनार के पास जाओगे, सुनार की शॉप पे जाओगे तो आप उससे गोल्ड लेते हो ना, गोल्ड लेते हो, लेकिन आप कभी देखा आपने 24 कैरेट गोल्ड देगा? वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं देगा, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट। अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करता हूँ तो प्योर एयू, एयू मतलब इसमें 100% क्या है? 100% क्या है? गोल्ड है, 100% गोल्ड। लेकिन गोल्ड में क्या होता है बेटा? गोल्ड में अपन को कुछ जो दूसरे मेटल है वो मिक्सचर करने पड़ते हैं। इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि जो गोल्ड होता है वो अगर मैं मान लो कोई भी ज्वेलरी बना रहा हूँ गोल्ड की, कोई चेन वगैरह बना रहा हूँ, तो बेटा सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होकर टूटने लग जाएगी। तो उसको एक तरीके से ज़्यादा लाइफ टाइम देने के लिए अपन क्या करते हैं? उसमें कुछ मेटल मिलाते हैं। और क्योंकि गोल्ड कौन से मेटल, कौन से उसकी है बेटा? गोल्ड कौन से ब्लॉक की है? डी ब्लॉक की है। और डी ब्लॉक के मेटल में डी ब्लॉक का मेटल में ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एलॉय हो जाती है। जैसे कि मान लो 20 कैरेट गोल्ड बनाया मैंने, और 20 कैरेट गोल्ड में मैंने क्या मिला दिया? एयू तो था ही सही, एयू के साथ साथ मैंने क्या मिला दिया? तो सीयू मिला दिया या एजी मिला दिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलॉय। तो 24 कैरेट जो गोल्ड है वो एलॉय नहीं है, लेकिन 20 कैरेट जो गोल्ड है वो एलॉय है। फिर समझो एलॉय मतलब क्या होता है, वापस समझो, भूलना नहीं है भाई इस चीज़ को। एलॉय मतलब क्या होता है? 2 मेटल या 3 मेटल या 4 मेटल का मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा? एलॉय बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो अपन बोल तो देते हैं इसको फटाफट, तो भैया 2 मिक्सचर 3 मेटल, लेकिन क्यों बोलते हैं भाई? डी ब्लॉक के मेटल ही क्यों बना रहे हैं? इसका रीज़न बताओ। इसका रीज़न मैंने 2 बार बताया, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बताऊँगा। और जब आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में मिलोगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सुनो, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो डी ब्लॉक के मेटल से उनकी जो रेडियस होती है उनमें जो डिफरेंट होता है या साइज जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? लेस देन 15% होता है। और लेस देन 15% होने की वजह से ये प्रॉपर्टी शो होती है। अगला टॉपिक है बेटा मेरा अमलगम। अमलगम, अमलगम से पहले ये उतारो, फिर अमलगम चालू करते हैं। अमलगम, अमलगम क्या होता है बेटा? अमलगम में एक एलॉय होता है। क्यों? क्योंकि अमलगम क्या होता है? अमलगम में क्या मिलता है बेटा? एचजी मिलता है। ऐसा होता है अमलगम में किसी भी मेटल में अगर मरकरी मिला दूंगा, मरकरी मिक्स कर दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। मरकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि मरकरी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके अमलगम बना लेती है ना, एक तरीके से उसको खा लेती है ना। अगर मैं बोलूँ अगर आप मरकरी लो और मरकरी में अगर आप थोड़ा सा ये मान लो सिल्वर डाल दो, है ना, थोड़ा सा सिल्वर डाल दो और सिल्वर डाल के उसको छोड़ दो, तो आपकी मरकरी क्या होगी? उस सिल्वर को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाएगी और आप उस अमलगम में उसको बोलेंगे अमलगम, तो उससे वापस आप सिल्वर नहीं निकाल सकते। तो अमलगम किसको बोलते हैं? कोई भी मेटल और मेटल के साथ क्या हो? Hg। मेटल के साथ क्या हो? Hg। मेटल के साथ जब Hg बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अमलगम बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने सोडियम अमलगम बोला, सोडियम अमलगम, सोडियम मतलब बेटा सोडियम मतलब Na और अमलगम मतलब इसमें क्या मिला होगा? Hg। तो सोडियम अमलगम क्या हो गया? NaHg। तो ये क्या हो गया बेटा? NaHg। अगर गोल्ड अमलगम की बात करता हूँ तो गोल्ड मतलब सोना और अमलगम मतलब Hg मिला होगा, तो गोल्ड अमलगम क्या हो गया? Au plus Hg। ठीक है। अगर मान लो मैंने बोल दिया सिल्वर,
सिल्वर अमलगम। तो आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए, सिल्वर मतलब तो क्या हो गया, सिल्वर मतलब तो Ag और अमलगम मतलब Hg, मतलब Ag और Hg मिलके बनाया होगा सिल्वर। अरे हाँ क्या ना, हाँ ना। अमलगम मतलब ये होता है, इसको उतार लो, फटाफट उतारो बेटा, फटाफट पोज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लिया होगा, इधर देखो, बहुत अच्छी बात है, कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फेकोनी। अच्छा फिर मैं बोलूँगा, देखो अभी मैं एक लाइन बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब जितने भी अमलगम होते हैं ना, जितने भी अमलगम होते हैं वो जितने भी मेटल होते हैं, सॉरी जितने भी मेटल होते हैं वो Hg के साथ रिएक्शन करके अमलगम बनाते हैं। तो फिर आप बोलूँगा सर आप तो फेंक रहे हो, वो तो ना फेकम फाकी वाली बात, फेंक रहा हूँ सर, फेंको नहीं। किसी ने मेरे को बोला फेंको नहीं, सर फेंको नहीं, फेंको मत। तो मैं बोलता हूँ फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल डज नॉट फॉर्म अमलगम, डज नॉट फॉर्म अमलगम। तो अगर मान लो मेरे को मरकरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, है ना, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, आयरन का यूज़ करूँगा, कोबाल्ट का यूज़ करूँगा और निकल का यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि अमलगम बनेगा ही नहीं, तो फेकोनी के साथ अमलगम नहीं बनता। मतलब मैं बोल सकता हूँ फेकोनी Hg के साथ रिएक्शन करके अमलगम नहीं बनाएगा, पक्की बात। अब अगला है स्टील। स्टील का बर्तन सबने सुना होगा, स्टील 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 सबने सुना होगा। अगर स्टील सबने सुना हो तो आपको पता होगा कि स्टील में होता क्या है। स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है, वेलेडियम होता है, मैग्नीज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम उसको कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है बेटा, आयरन होता है, हम उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, जेई मेंस के क्वेश्चन से। जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया था मुझसे मतलब, जेई मेंस क्वेश्चन पूछता है कि विच नॉन मेटल इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी समझते हो ना, अशुद्धि, इज प्रेजेंट इन स्टील। अगर मैं स्टील के नॉन मेटल की बात करूं तो स्टील में ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो प्रेजेंट होता है इम्प्योरिटी के रूप में, तो मैंने स्टार लगा रखा है कार्बन। क्या लगा रखा है, कार्बन। तो इसका आंसर देख सकते हैं अपन, क्या आंसर दे सकते हैं, कार्बन। बेटा ये क्वेश्चन नीट में वापस दोहराया जा सकता है, नीट में वापस दोहराया जा सकता है, या जेई मेंस के कोई सी भी सेट में वापस दोहराया जा सकता है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन है कि स्टील जो होता है, क्या स्टील जो होता है, स्टील में एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है, उस नॉन मेटल में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, किसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो बेटा किसकी प्रेजेंट होती है, कार्बन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे तो विच पेयर इज फॉर्म एलॉय। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको करिए, 1 मिनट का टाइम है, इसको करिए, और चालू करके ही करना, पॉज करके मत करना। चलो पक्की बात इधर देखो, सबसे पहले एलॉय मतलब डी ब्लॉक का मेटल प्लस डी ब्लॉक का मेटल होना चाहिए, सीधी सी बात। और मेटल मेटल ही होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल नहीं होना चाहिए। ये किस ब्लॉक का मेटल है, एस ब्लॉक का, और ये क्या है, एस ब्लॉक का, मतलब ये तो एलॉय है नहीं, ठीक है। ये डी ब्लॉक का मेटल है और ये नॉन मेटल है, डी ब्लॉक का, ये भी नहीं। ये डी ब्लॉक का मेटल है और ये भी डी ब्लॉक का मेटल है, लेकिन फेकोनी 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 मतलब FeHD से रिएक्शन ही नहीं करता, और रिएक्शन ही नहीं करता तो क्या नहीं बनाता बेटा, अमलगम ही नहीं बनाता, और अमलगम ही नहीं बनाया तो एलॉय भी नहीं बनाएगा। अच्छा है भैया, ये वाला ऑप्शन अच्छा है, ये वाला ऑप्शन अच्छा है। डी ब्लॉक के दोनों मेटल होते सोते भी इसने एलॉय नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, उसका सबसे बड़ा रीजन है जो फेकोनी है वो अमलगम नहीं बनाता। अब आगे आओगे तो कॉपर और जिंक की बात करो कि कॉपर भी भाई कॉपर भी क्या है, डी ब्लॉक का है, और जेड में क्या है, डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक वाले एलॉय बनाते, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4। किसका जिसका आंसर सही था वो सही लाइन पे जा रहा है बेटा, लिखो इसको, सही करो। अगला देखते हैं बेटा, अगला है बेटा केटेलाइटिक प्रॉपर्टी या केटेलिस्ट प्रॉपर्टी।
कैटलिस्ट प्रॉपर्टी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक, जो क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब बोर्ड वालों के लिए वही, बोर्ड वालों को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं, डी ब्लॉक मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट ड्यू टू, इसके दो रीजन है और दोनों सही है, दोनों भाई दोनों तबाही होता है, दोनों भाई दोनों तबाही, तो दोनों रीजन सही है। पहला रीजन क्या है, शो वेरिएबल ओएस, शो वेरिएबल ओएस, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ना वेरिएबल ओएस शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं mn की बात करता हूँ ना, तो mn प्लस 2 भी शो करेगा, प्लस 3 भी शो करेगा, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं वेरिएबल ओएस शो करते हैं। जेडन और स्कैंडियम नहीं करते, उसके लिए बाद में बात करेंगे अपन। तो वेरिएबल ओएस शो करते हैं, इसलिए क्या करते हैं बेटा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा है ये ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, लेकिन समझो प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑन मेटल सरफेस, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑफ मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस पे क्या होती है बेटा फ्री वैलेंसी होती है, जिससे क्या करते हैं ये इसको अट्रैक्ट करके उसके डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को मेरे को H2 जोड़ना है, क्या जोड़ना है H2 जोड़ना है। मैंने कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डाल दिया निकल डाल दिया, और निकल में डालते ही ये क्या हो गया बेटा सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन हुआ क्या होगा, ये निकल की जो फ्री सरफेस थी, ये निकल की जो फ्री सरफेस थी, इस फ्री सरफेस पे वैलेंसी थी, ये वैलेंसी थी, इस वैलेंसी पे आगे ये क्या जुड़ गए हाइड्रोजन आगे जुड़ गए, और ये हाइड्रोजन क्या करे इस कार्बन पर अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया। तो फ्री सरफेस की वजह से इसने किसकी तरह कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया बेटा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करके इसको रिएक्शन को फास्ट कर दिया। अगर यहाँ मैं कैटलिस्ट नहीं डालता तो हो सकता है ये रिएक्शन होती नहीं, और होती तो वर्षों में होती, 2 दिन में होती, 5 दिन में होती, पता नहीं कितने टाइम में होती है ना। तो मैंने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट डालते ही फटाफट रिएक्शन होने लगी। तो इसके 2 रीजन है भैया, डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह। इसके 2 रीजन होता है, पहला रीजन वेरिएबल ओएस मतलब तरह तरह की वेरिएबल ओएस शो करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑन मेटल सरफेस, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑफ मेटल सरफेस। इसको लिखो बेटा, लिखो इसको ऐसा लिखो। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है मैंने, समझना। यहाँ से नीट 2025 में क्वेश्चन आया, यहाँ से नीट 2025 में क्वेश्चन आया। आपसे पूछेंगे भाई हेबर प्रोसेस है, किसका फॉर्मेशन होता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज आता है, ये सब चीजें पूछेंगे। जैसे कि मान लो बेटा वो वाला देखा था, लिखना था क्या हो, ये वाला लिख लो बेटा, लिख लो फटाफट लिख लो। लिख लिया होगा बेटा, इधर देखो। अगर मैं बात करता हूँ हेबर प्रोसेस की, तो हेबर प्रोसेस कैसे होता है वो अपन डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते थे, वो बाद में देखेंगे अपन, वो सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी जो अपना जो डी ब्लॉक का कंसेप्ट अपन सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं कि हेबर प्रोसेस जो होता है वो होता है NH3 का फॉर्मेशन। इसका होता है NH3 का फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछे हेबर प्रोसेस क्या होता है, तो भाई साहब हेबर प्रोसेस में क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, NH3 बनता है, ठीक है। तुमसे ये नहीं पूछेगा NH3 का फॉर्मेशन, तुमसे ये पूछेगा इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ, तो इसमें बेटा कैटलिस्ट यूज हुआ है आयरन। कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, आयरन। अगला है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में CuSO4 का फॉर्मेशन हुआ है, CuSO4 का फॉर्मेशन हुआ है, और CuSO4 के फॉर्मेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, V2O5 यूज हुआ है। अगला क्या है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हुआ है, HNO3 का फॉर्मेशन हुआ है। HNO3 का फॉर्मेशन होने के साथ इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, PTE कैटलिस्ट यूज हुआ है। अगला है डेकोन प्रोसेस। डेकोन प्रोसेस में Cl2 का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है Cl2 का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है CuCl2। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, CuCl2। अगला, अब यहाँ पर तो क्या है प्रोसेस सारे खत्म हो गए, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कैटलिस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो मैं लिख के लेके आया हूँ, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। 12th क्लास का हो, JEE मेंस का हो,
किसी का भी हो, ये जिगलर नाटा और विल्किंसन कैटलिस्ट सबको याद होने चाहिए। इधर देखो, अगर मैं बोलूँ जिगलर नाटा एक कैटलिस्ट होता है, जिगलर नाटा एक कैटलिस्ट होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा ये R3Al प्लस TiCl4। ये R3 क्या है, यहाँ पर बेटा R क्या हो सकता है, R हो सकता है CH3 C2H5 है ना, कुछ भी हो सकता है। R मतलब कार्बन की सीरीज, हाइड्रोकार्बन कोई सी भी सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो R3 का मतलब वैसे जो मेन होता है वो C2H5 ही होता है ज़्यादातर, तो R3Al प्लस TiCl4। जिगलर नाटर का कोई भी आज के बाद तुमसे फॉर्मूला पूछे, क्या बोलोगे बेटा, R3Al प्लस TiCl4। कोई भी पूछे अपन को आंसर यही देना है। अगला है विल्किंसन। विल्किंसन वो कैटलिस्ट होता है, वो क्या होता है RHClPpS3, RHClPpS3, RHClPpS3। अब देखो एक प्रोसेस हो रही है जो आपने अगर पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में क्या था, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। मेरे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है। अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन के जो बीच हो वो दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अपन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, कन्वर्ट करना है बेटा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। मतलब अनसेचुरेटेड को किसमें से कन्वर्ट करना है, सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जो क्या है, निकल PDPT। निकल PDPT क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है C, मेरे पास क्या है वो C ट्रिपल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया, तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए मैंने कौन सा कैटलिस्ट लिया, निकल ले लिया, PD ले लिया या PT ले लिया। जैसे ही यूज करूंगा मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये सिंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा बेटा, सिंगल बन जाएगा। हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इस तरीके से मैंने कितने हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। ट्रिपल से किस में चेंज हो गया बेटा, सिंगल में। तो देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड करना। तो निकल PDPT के साथ में क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजनेशन कर सकता हूँ। और हाइड्रोजनेशन क्या करता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें चेंज कर देता है बेटा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। अच्छी तरीके से देख लो, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको अच्छी तरीके से लिख लो, पॉज करके लिख लो, अच्छी तरीके से देख लो बेटा, लिखो इसको। ठीक है बेटा, आया समझ में, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है, लेकिन एक बार वापस इस चीज़ को, पूरी चीज़ को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एलॉय प्रॉपर्टी चालू किया था शायद अपन ने ना, एलॉय पढ़ना है। तो एलॉय प्रॉपर्टी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल मतलब 2 मिक्सचर, 3 मिक्सचर, 4 मिक्सचर, 5 मेटल, 6 मेटल, 7 मेटल, 10 मेटल, उन सबको मिलाना क्या कहलाता है बेटा, एलॉय कहलाता है, ठीक है। अब डीप लोग की जो डीप लोग के जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियली, जो डीप लोग के एलिमेंट होते हैं रेडियली फॉर्म करते हैं, एलॉय करते हैं। उसका रीज़न क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सेम साइज। इनके क्या होते हैं, डीप लोग के जो ऑलमोस्ट सेम साइज होते हैं। जैसे कि मान लो Cu और Zn की बात कर रहा हूँ, Cu और Zn की बात कर रहा हूँ, तो अगर Cu और Zn की मैं साइज डिफरेंस निकालूंगा ना, तो वो लेस देन 15% आएगी, मतलब 15% से भी कम आएगी। तो यही कारण है क्या, इनका सबसे बड़ा यही कारण है क्या, एलॉय का बनाना। तो मैं बोल सकता हूँ इसका कारण क्या है, बिकॉज सेम साइज, और जो साइज डिफरेंस होता है वो लेस देन कितना होता है, 15% होता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट एलॉय जो मैंने लिखे, जैसे आपको याद होने चाहिए, वो क्या है, ब्रास है। ब्रास किससे बनता है, Cu प्लस Zn से बनता है। ब्रोंज किससे बनता है, Cu प्लस Sn से बनता है। जर्मेनियम सिल्वर में सिर्फ नाम सिल्वर है, लेकिन सिल्वर नहीं आता, Cu Zn और निकल आता है। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है प्योर Au, ठीक है। 20 कैरेट गोल्ड मतलब गोल्ड में कुछ अपन ने मिक्सचर किया है, कुछ एलॉय बनाए हैं, मतलब कुछ अपन ने मेटल मिलाए हैं। कौन कौन से मेटल मिला सकते हैं अपन उसमें, ये देखो अपन के
AU हो सकता है, CU हो सकता है, AG हो सकता है। फिर अमलगम, अमलगम जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए तो याद रखना G, मतलब यहाँ पर G आ रहा है, अमलगम में G आ रहा है मतलब HG। अमलगम मतलब क्या है? HG, ठीक है, ये याद रखना बेटा। अमलगम, अमलगम मतलब किसी की मेटल में मैंने क्या मिला दिया? HG मिला दिया और HG मिला दिया तो वो अमलगम बन जाता है। तो मतलब मेटल प्लस HG को क्या कहते हैं बेटा? अमलगम कहते हैं। जैसे मैं सोडियम अमलगम बोलता हूँ, सोडियम अमलगम बोलता हूँ मतलब मैंने HG में क्या मिला दिया? सोडियम मिला दिया। अगर मैं गोल्ड अमलगम बोलता हूँ मतलब मैंने गोल्ड में क्या मिला दिया बेटा? HG मिला दिया। अगर सिल्वर बोलता हूँ मतलब सिल्वर अमलगम बोलता हूँ मतलब सिल्वर में क्या मिला दिया बेटा? HG मिला दिया। तो फिर मैं बच्चों से बोलता हूँ बेटा ऐसा ही होता है, बच्चे बोलते हैं सर फेंको नहीं, सर फेंको मत। और फेंको नहीं मतलब मैं बोल सकता हूँ जो फेंको नहीं होगा यानी कि आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, वो डज नॉट फॉर्म अमलगम। ये अमलगम बेटा का अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, इधर देखो उनकी प्रॉपर्टी होती है इसलिए नहीं करते हैं। अब मैं बोलता हूँ स्टील, स्टील किससे बनता है? स्टील मेनली किससे बनता है बेटा? मेटल से बनता है, जैसे कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया कि कौन सा स्टील में कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है नॉन मेटल की। अगर नॉन मेटल की इम्प्योरिटी में देखूँ तो नॉन मेटल की बेटा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है किसकी? कार्बन की। कार्बन नॉन मेटल इसमें इम्प्योर के रूप में प्रेजेंट होता है। और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो विच पेयर फॉर्म एलॉय, विच पेयर फॉर्म एलॉय, इसमें बता देता है मैंने कौन सा फॉर्म एलॉय करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। अगला जो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? डीप लोग के जो मेटल होते हैं वो कैटलिक की तरह बिहेव करते हैं। उसका क्या रीजन होता है? उसके बेटा दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो क्या होता है? वेरिएबल ओएस। वेरिएबल ओएस शो मतलब वो बहुत सारी तरीके की ओएस शो करते हैं। कहाँ जा रहा है भाई साहब? इधर आप। बहुत सारी तरीके क्या करते हैं? ओएस शो करते हैं। दूसरा रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑफ मेटल सरफेस। इसकी मेटल की सरफेस में फ्री वैलेंसी होती है और फ्री वैलेंसी होने की वजह से क्या करते हैं? हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे फ्री स्पेस देते हैं और डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड का सैचुरेशन करते हैं। दोनों पॉइंट याद होने चाहिए बेटा बोर्ड के तौर पे। अगर आपसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछता है तो बोर्ड में आप दोनों लिख के आएंगे, और अगर जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन आता है तो दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ कैटलिस्ट के मैंने नाम बताया, जैसे कि हेबर प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के नाम बताया, उस प्रोसेस के हिसाब से मैंने किसका फॉर्मेशन होगा, उस फॉर्मेशन में कौन कौन से मेटल यूज हो रहे हैं वो बता रखा है। जैसे हेबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस, ये हेबर प्रोसेस में NH3 का फॉर्मेशन होता है, और NH3 के फॉर्मेशन में जो मेरे पास कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है बेटा आयरन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, और जो कैटलिस्ट यूज आता है वो कौन सा है? B2O5। पोस्टफायर प्रोसेस में HNO3 का फॉर्मेशन होता है, जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन है? PT। वेपर प्रोसेस में Cl2 का फॉर्मेशन होता है, और जो मेरे पास यूज होता है वो कौन सा होता है? CuCl2। अगर जिगलर नाटा, ये दोनों क्या है? ये दोनों मैंने दे रखे कैटलिस्ट दे रखे। अगर मैंने जिगलर नाटा बोलता हूँ तो जिगलर नाटा जो होता है वो होता है R3Al+TiCl4। सबको याद रखना पड़ेगा। इस कैटलिस्ट का क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ विल्किंसन क्या होता है तो विल्किंसन होता है RSCl-PPS3, ठीक है, PPS3। और अगर मैं आगे बात करूँ, किसकी बात करूँ? किसकी? निकल PDPT की बात करता हूँ, तो निकल PDPT क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड करवाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड को, हाइड्रोकार्बन को सिंगल बॉन्ड में बदलते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड को किसमें बदलते हैं? सैचुरेटेड में। तो मैंने बोला है कि निकल PDPT क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, और हाइड्रोजनेशन करवाते हैं क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलते हैं। अच्छा, इसका कोई रीजन पूछ लेना, इसका कोई रीजन पूछ लेना तो ये फ्री सरफेस वाला लिखना बेटा। क्या? फ्री सरफेस वाला, ठीक है ना। इनकी क्या होती है? मेटल में फ्री सरफेस होती है, उसी वजह से ये क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड को इसमें चेंज कर देते हैं बेटा, सैचुरेटेड में सेम चेंज कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। बेटा जितना पढ़ा दिया उतना आपके पास मॉड्यूल्स हो, शीट हो किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो आप करने की कोशिश करना। आराम से इजीली धीरे धीरे काम अपना हो जाएगा और होता रहेगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, घर वालों को परेशान ना करें, मम्मा को खास तौर से परेशान ना करें। बाय।